वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। ये टॉपिक आपके इंग्लिश लिटरेचर के सेमेस्टर फर्स्ट के कोर्स में है, तो इस टॉपिक को आज हम लोग पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। इस यूनिट में एक और टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करा हुआ है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस टॉपिक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि या तो आप इस पूरे वीडियो में बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोज हैं जो मैंने नीचे एक्सप्लेन करे हैं और जो आपके पूरे सिलेबस में भी हैं, तो उनकी एकदम प्रॉपर मैंने डेफिनेशन आपको इसमें लिख के बताई है। या फिर अगर आप चाहें तो एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठें और साथ साथ में नोट करते हुए चलें, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोग दोबारा इसको अगर रिवाइज़ करना चाहें तो चाहें तो आप वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर जो आप खुद के अगर नोट्स कुछ बनाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोज असल में होता क्या है। प्रोज इज़ अ स्टाइल ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लैक ऑफ रिदमिक स्ट्रक्चर एंड रेगुलर मीटर। देखिए, प्रोज की जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि इसमें रिदमिक स्ट्रक्चर या फिर कोई रेगुलर मीटर फॉलो नहीं होता, जो हमें देखने को मिलता है पोएट्री में। क्योंकि पोएट्री में जो पोएट है वो एक प्रॉपर रिदमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उसको पोएम को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसको कंपोज करता है और एक रेगुलर मीटर में कंपोज करता है। जैसे कि आप जानते होंगे राइमिंग स्कीम जो होती है, तो ज़्यादातर पोएट्री में आपको राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगी, लेकिन प्रोज में ऐसा नहीं होता। इसमें किसी भी तरह का जो आपका रिदमिक स्ट्रक्चर है या फिर जो रेगुलर मीटर जो पोएट्री में फॉलो होते हैं वो फॉलो नहीं होते। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर मोस्ट रिटन टेक्स्ट इंक्लूडिंग नैरेटिव्स, एसेज, रिपोर्ट्स एंड नॉन फिक्शन वर्क्स। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने के लिए। अगर आपको नैरेटिव्स यानी कोई स्टोरीज़ बतानी है, उसके लिए एसेज बताने हैं, रिपोर्ट राइटिंग करनी है या फिर नॉन फिक्शन वर्क लिखना है, तो उसमें जो है प्रोज का इस्तेमाल करा जाता है। देखिए, यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि पोएट्री से ये कैसे अलग है। अनलाइक पोएट्री, प्रोज डज नॉट यूज राइम और मेट्रिकल पैटर्न्स टू क्रिएट अ म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट। मैंने बताया कि जब पोएट कोई पोएट्री लिखता है तो वहाँ पे वो एक मेट्रिकल पैटर्न्स को यूज़ करता है या फिर राइम को यूज़ करता है। किस लिए? टू क्रिएट अ म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट। क्योंकि वहाँ पे पोएम की एक वो क्वालिटी होती है कि वो हल्की सी म्यूजिकल या फिर कम से कम रिदमिक इफेक्ट, यानी उसमें राइमिंग स्कीम तो होती है, लेकिन प्रोज में ऐसा नहीं होता। प्रोज डज नॉट यूज इट। इंस्टेड प्रोज फोकसेस ऑन द क्लियर एंड कंसाइज कन्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड स्टोरीज। और इसकी जगह प्रोज का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है? क्लियर एंड कंसाइज कन्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड स्टोरीज, यानी कि साफ और एकदम सटीक इंफॉर्मेशन रीडर तक पहुंचाना। कोई आइडिया या फिर जो भी स्टोरी है उसको एकदम साफ तरीके से और सटीक तरीके से रीडर तक पहुंचाना। तो ये एकदम बेसिक सी डेफिनेशन होगी, इसको आप लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर शॉर्ट आंसर भी आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन प्रोज, तो इस पर आप इतना लिखेंगे काफ़ी रहेगा। और लिटरेचर का ये सब्जेक्ट है तो इसमें आप लोग थोड़ा अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। कुछ अलग आप कहीं और डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसको इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया है। क्लियर है? तो फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका इसी टॉपिक में पार्ट है कि टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोबायोग्राफी। ये जो 7 टाइप्स हैं यही आपके सिलेबस में हैं, तो मैं स्पेसिफिकली इन्हीं पर फोकस करूँगा। सबसे पहला देखते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एन ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्फ रिटन। अकाउंट का मतलब इंफॉर्मेशन। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? सेल्फ रिटन इंफॉर्मेशन ऑफ वंस लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स, यानी जो इंसान अपने खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है उसको हम बोलेंगे, मतलब जो उसने एक लिटरेचर लिखी अपनी लाइफ के बारे में, वो हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। इट टिपिकली कवर्स द राइटर्स इंटायर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू प्रेजेंट एंड मे इंक्लूड रिफ्लेक्शंस ऑन पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड स्ट्रगल्स। ठीक है, और टिपिकली यानी आमतौर पर ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, जो राइटर है उसकी खुद की इंटायर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताता है वो, फ्रॉम चाइल्डहुड टू प्रेजेंट, यानी बचपन से लेके जो वर्तमान समय है वहाँ तक अपनी कहानी बताता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? रिफ्लेक्शंस ऑन पर्सनल ग्रोथ, यानी उसने अपनी ग्रोथ, जो
हर एक इंसान की एक जो पर्सनल लाइफ होती है तो उसमें वो कैसे ग्रो करा, उसकी रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है, उसके अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में हो सकता है कि उसने लाइफ में क्या क्या अचीव करा, और हो सकता है उसके स्ट्रगल्स के बारे में कि जिस मुकाम पे वो आज पहुंचा है तो वहाँ तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या स्ट्रगल करे। तो ये काफ़ी एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, आप कह सकते हैं किसी भी इंसान का, अगर वो ऑटोबायोग्राफी, देखिए इसमें नाम में ही लिखा है। अभी जब हम बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हम समझ आएंगे कि बायोग्राफी वो होता है जो कोई दूसरा इंसान किसी और इंसान की लाइफ के बारे में लिखता है। इसी के आगे जब हम लिख देते हैं ऑटो, यानी कोई अपने खुद की लाइफ के बारे में जब लिखता है उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। Autobiographies are written with the purpose of sharing the writer's unique perspective and experiences with the reader। और इसका जो मेन एक उद्देश्य होता है लिखने का वो होता है कि पर्पस ऑफ शेयरिंग द राइटर्स यूनिक पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस। जो राइटर है वो अपने यूनिक पर्सपेक्टिव, उसका एक जो खुद का अनोखा पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया है, या फिर जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो अनुभव रहे हैं, वो शेयर करना चाहता है किससे, विद द रीडर। तो ऑटोबायोग्राफी बहुत सिंपल है, आप समझ गए, जो भी इंसान अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखता है और उसको एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उस लिटरेरी वर्क को हम लोग बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बायोग्राफी। ठीक है, तो बायोग्राफी इज अ रिटन अकाउंट ऑफ समवन एल्सेज लाइफ। देखिए सबसे पहली लाइन में ही दोनों चीज़ों का जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। ऑटोबायोग्राफी में लिखा था इज अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ, यानी खुद की लाइफ का, और बायोग्राफी है, अब बायोग्राफी इज अ रिटन अकाउंट ऑफ समवन एल्सेज लाइफ, यानी एक रिटन अकाउंट है किसी और की लाइफ के बारे में, रिटन बाय अ सेपरेट ऑथर। ये भी उसी बात को एम्फेसाइज कर रहा है कि जो लिखने वाला है वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं, किसी और की लाइफ के बारे में लिख रहा है, यानी जिसकी लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है तो वो जो लिटरेरी वर्क है वो रिटन बाय अ सेपरेट ऑथर, यानी कोई और ऑथर उसको लिखता है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सनस लाइफ। अब देखिए जब कोई इंसान किसी और इंसान के बारे में अगर लिख रहा है, उसकी लाइफ के बारे में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी लाइफ का एग्जामिनेशन, यानी अच्छी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी कि उसकी पर्सन की लाइफ कैसी थी, इंक्लूडिंग देयर चाइल्डहुड, एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप्स। देखिए वही सब चीज़ें हैं कि जो हमने ऊपर पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी में, कि चाइल्डहुड से लेके एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप, स्ट्रगल्स एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा सा जो इसमें डिफरेंस आता है इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब कोई दूसरा इंसान किसी इंसान की बायोग्राफी, उसकी स्टोरी लिखता है, तो वो बता सकता है कि उस इंसान ने पूरे वर्ल्ड पे या फिर जिस भी फील्ड में वो है उस फील्ड में क्या इम्पैक्ट डाला है। ऑटोबायोग्राफी में आप लोग या तो रीडर खुद पता लगाता है कि ये जो जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है उसने क्या इम्पैक्ट डाला है, वो खुद तो अपनी तरफ से बोलेगा नहीं कि मैंने ये इम्पैक्ट डाला, मैंने ये इम्पैक्ट डाला। तो बस एक ये छोटा सा डिफरेंस है कि बायोग्राफी में आपको उस पर्सन का जो इम्पैक्ट, उस पर्सन की जो लाइफ है उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे या फिर जो उसकी फील्ड है उस पर क्या पड़ा है, ये भी राइटर लिख सकता है। बायोग्राफीज कैन बी रिटन अबाउट फेमस पीपल। अब देखिए बायोग्राफीज किन लोगों के बारे में आप ज़्यादातर देखेंगे, या तो फेमस पीपल होंगे, किसी भी फील्ड में कोई इंसान बहुत फेमस है उसके बारे में कोई लिख सकता है, हिस्टोरिकल फिगर्स और एवरीडे इंडिविजुअल्स, या फिर किसी आम इंसान के ऊपर भी लिख सकते हैं। लेकिन जब किसी के ऊपर बायोग्राफी लिखी जाती है तो जनरली आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी फील्ड में एक्सेल करते हैं, यानी किसी ना किसी फील्ड में उनकी स्किल इतनी ज़्यादा होती है कि राइटर्स या ऑथर्स हैं वो चाहते हैं कि इसकी लाइफ के बारे में बताया जाए। कभी कभी आप एवरीडे इंडिविजुअल्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि फेमस पीपल के बारे में ही लिखा जाएगा। The aim of a biography is to provide a complete and accurate picture of the subject's life and achievements। और इसका भी एम वही है। ऑटोबायोग्राफीज में इंसान अपने खुद की लाइफ के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, यहाँ पे भी जो दूसरा ऑथर है वो भी यही काम करता है कि जो सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में वो लिटरेरी वर्क लिखा जा रहा है उसकी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में एक एक्यूरेट यानी एक सटीक इन्फॉर्मेशन रीडर्स तक पहुँचाए। नेक्स्ट है मेमवा। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए MEMOIR, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है मेमवा। ठीक है, तो अ मेमवा इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन दैट इज़ रिटन टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है वो काफ़ी हद तक मिलती है ऑटोबायोग्राफी से, क्योंकि वहाँ पर भी जो राइटर था वो क्या करता था, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस रीडर तक पहुँचाता था। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए नेक्स्ट लाइन से हमें पता चलेगा कि अनलाइक एन ऑटोबायोग्राफी
विच कवर्स द एंटायर लाइफ ऑफ द राइटर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी में क्या होता था, जो राइटर था वो चाइल्डहुड से लेके वर्तमान समय तक अपनी पूरी लाइफ के बारे में या जितना वो शेयर करना चाहता था वो बता देता है ऑटोबायोग्राफी में। लेकिन मेमवा में क्या होता है, टिपिकली फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक आस्पेक्ट और पीरियड ऑफ द राइटर्स लाइफ, कि वो फोकस करेगा किसी एक आस्पेक्ट पर, किसी एक पहलू पर, या फिर कोई भी उसकी लाइफ में, मान लीजिए चाइल्डहुड के ऊपर लिख रहा है, या फिर उसके करियर में कोई एक ऐसा पॉइंट आया है जिसके बारे में वो बताना चाहता है, या फिर अ सिग्निफिकेंट इवेंट, कि उसकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा इवेंट हुआ जो काफ़ी महत्व रखता है, तो उसके बारे में जब एक स्पेसिफिक उसी पॉइंट के बारे में बताएगा तो हम उसे बोलते हैं मेमवा। मेमवा ऑफन ऑफर इंसाइट इनटू द राइटर्स इमोशंस एंड पर्सनल ग्रोथ एंड मे बी रिटन विद अ स्पेसिफिक मैसेज और लेसन इन माइंड। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल है कि जो राइटर है वो क्या करता है, जब वो एक मेमवा लिख रहा होता है तो अपने इमोशंस और अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में बता सकता है, क्योंकि जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में अगर बता रहा है तो ज़रूर उसके दिमाग में एक कुछ स्पेसिफिक मैसेज या फिर कोई ना कोई एक लेसन है जो उसे उस इवेंट से मिला है, तो उसको दिमाग में रख के ही वो लिख रहा है और रीडर्स तक पहुंचाना चाहता है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है ऑटोबायोग्राफी और मेमवा में, कि ऑटोबायोग्राफी में जो राइटर है वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही वही है कि जो रीडर है वो उसकी पूरी लाइफ के बारे में जानना चाहता है। लेकिन अगर कोई राइटर चाह रहा है कि मैं एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बहुत डिटेल में बताऊं, सिर्फ उसी को दिमाग में रखे हुए, तो हम उसको बोलेंगे कि उस राइटर ने एक मेमवा लिखा है, क्योंकि उसके दिमाग में एक स्पेसिफिक मैसेज या फिर कोई एक स्पेसिफिक लेसन ज़रूर रहा होगा। नेक्स्ट है ट्रैवलॉग। A travelogue is a type of non-fiction that details the experiences of a person traveling to different destinations। देखिए जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है ट्रैवलॉग, तो इसमें वर्ड एक आता है ट्रैवल, ठीक है, यानी कि घूमना। तो ट्रैवलॉग क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन, ये भी काल्पनिक नहीं है, रियल है, नॉन फिक्शन है, दैट डिटेल्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्सन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। हमने देखा होगा कई लोग जिन्हें घूमने का बहुत शौक होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं, बल्कि नई नई जगहों को देखने का उनका शौक़ होता है। वो नई नई जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ का खाना कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो ट्रैवल करते हैं तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। और किसके थ्रू बताएंगे, एक ट्रैवलॉग लिखकर। मान लीजिए वो किसी एक जगह पर गए घूमने, तो वहाँ पे उन्हें जो भी चीज़ फील होगी कि उन्हें एक अकाउंट देना है लोगों को, रीडर्स को वहाँ की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसका वो कर सकते हैं किस चीज़ का यूज़ करके, ट्रैवलॉग का यूज़ करके। तो जब कोई पर्सन किसी जगह पर घूमने जाता है और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अपने रीडर्स को, तो वो जो एक डॉक्यूमेंट करेगा अपनी पूरी कहानी को, उसको हम बोलेंगे ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग्स में बी रिटन एज फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स और एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। अब देखिए ट्रैवलॉग्स कैसे लिख सकते हैं, एज अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट, यानी जो इंसान जैसे कहीं घूमने गया तो उसने खुद का जो एक्सपीरियंस करा उसके बारे में लिख सकता है, या फिर और एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, या फिर हो सकता है कि उसका जो खुद का ऑब्जर्वेशन रहा, एक्सपीरियंस रहा, उसके अलावा कुछ और लोगों से भी उसे वहाँ के बारे में पता चलता है, तो उनको मिक्स करके दोनों चीज़ों को मिला जुला कर भी लिख सकता है ट्रैवलॉग। उसका जो क्योंकि मेन पर्पज़ है वो ये है कि उस जगह के बारे में, उस डेस्टिनेशन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना, तो वो उसे चाहे उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो या फिर उसको वहाँ के बारे में कहीं और से पता चले, कई लोगों से पता चले, तो उसके बारे में भी वो लिख सकता है। दे ऑफन डिस्क्राइब द कल्चरल। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रैवलॉग में जो राइटर है वो आमतौर पर क्या चीज़ें बताते हैं एक ट्रैवलॉग में। दे डिस्क्राइब द कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल फीचर्स ऑफ द प्लेसेस विजिटेड एंड ऑफर इंसाइट्स इनटू द लाइव्स ऑफ द लोकल पीपल। देखिए वहाँ का जो कल्चर होता है उसके बारे में बताएंगे, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, नेचुरल फीचर्स यानी वहाँ पे वातावरण कैसा था, वहाँ के नेचर के बारे में बताएंगे, ऑफ द प्लेसेस विजिटेड यानी जिन जगहों पे वो विजिट करते हैं उनके बारे में, एंड ऑफर इंसाइट्स इनटू द लाइव्स ऑफ द लोकल पीपल। मैंने बताया कि वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो कैसा है, वहाँ के लोगों की लाइफ्स कैसी हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ वो बताएंगे एक ट्रैवलॉग में। द गोल ऑफ अ ट्रैवलॉग इज़ टू शेयर द राइटर्स एक्सपीरियंसेस एंड डिस्कवरीज विद द रीडर। और वही किसी भी चीज़ को लिखने का मकसद क्या है कि वो जो राइटर है वो अपने
एक्सपीरियंस को, अपनी डिस्कवरीज को रीडर के साथ शेयर करे। और जब वो ट्रैवलॉग लिखता है तो फिर उसका जो पर्पज़ होता है वो होता है कि किसी एक स्पेसिफिक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन, और जो उस जगह पे उसका एक्सपीरियंस रहा, डिस्कवरीज यानी उसने वहाँ पर किन चीज़ों की खोज करी, उसे क्या क्या नया पता चला, उस स्पेसिफिक जगह के बारे में आपको जब वो बताएगा तो उसको हम कहेंगे ट्रैवलॉग। नेक्स्ट है पीरियोडिकल एसे। A periodical essay is a type of writing that is issued on a regular basis as a part of a series in editions such as journals, magazines, newspapers और comic books। ठीक है, तो अब periodical essay, देखिए इसमें नाम में ही है कि periodical essay यानी एक ऐसा essay जो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंतराल में लिखा जाए। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज़ इशूड ऑन अ रेगुलर बेसिस एज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज इन एडिशंस। मतलब रेगुलर बेसिस पे, मान लीजिए कि कोई स्टोरी आप कभी देखते हैं या फिर कभी आप टीवी पे कोई सीरियल देखते हैं, तो कुछ सीरियल होंगे जो आपको दिखेगा कि हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, कुछ होंगे जो रोज़ आते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो नेक्स्ट जो कड़ी होती है उस सीरियल की, वो टीवी पर टेलीकास्ट होती है। वैसे ही अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट करना चाहता है किसी भी चीज़ का, तो उसके जर्नल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में या फिर कॉमिक बुक्स में अगर उन एसेस को छापा जाता है, प्रिंट करा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिकल एसे ऑन अ रेगुलर बेसिस एज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। यानी मान लीजिए कि किसी एक इंसान ने एक एसे लिखा है जिसके 8 भाग हैं, 8 पार्ट्स में लिखा है, और वो कहता है कि वो वीकली पब्लिश करवाना चाहता है किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में, या कोई मंथली मैगजीन है उसमें हर मंथ वो पब्लिश करवाना चाहता है। तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी मान लीजिए कि वो अपने आर्टिकल के हर एक पार्ट को मंथली पब्लिश करवा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज़ मंथली पब्लिश्ड इन XYZ मैगजीन। तो वो हमारा हो जाएगा पीरियोडिकल ऐसे। इट इज़ टिपिकली पब्लिश डेली, यानी तो हो सकता है कि रोज़ पब्लिश हो, वीकली यानी हफ्ते में एक बार, मंथली यानी हर महीने एक बार, और क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार। एंड इज़ रेफरेंस बाय वॉल्यूम एंड इशू, और क्योंकि वो एक ही सीरीज़ का पार्ट है तो उसमें वो बताएंगे कि ये कौन सा पार्ट है, कि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, या फिर जो इशू हो रहा है तो उसका भी कि पहले नंबर, दूसरे नंबर पे, इस तरह से वो आपको स्पेसिफाई करेंगे कि आप जो हैं इन एसेस को इसी ऑर्डर में पढ़िए। वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पर कि वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए पहला पार्ट है तो वो फर्स्ट वॉल्यूम हो गई, सेकंड है तो सेकंड वॉल्यूम, तो ऐसे ही करके वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अपने पूरे एसे को और एक पर्टिकुलर पीरियड के अंतराल के बाद पब्लिश करता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब पीरियोडिकल एसे इज अ टाइप ऑफ एसे दैट वाज पॉपुलर इन द 18th सेंचुरी, पब्लिश्ड इन मैगजीन्स और जर्नल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। 18th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर था ये, जो कि मैगजीन्स और जर्नल्स में रेगुलर यानी काफ़ी ज़्यादा रेगुलर उस पर पोस्ट किया जाता था, पब्लिश करा जाता था। दीज एसेज वर रिटन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडेड, किन टॉपिक्स पे लिखा जाता था, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, कल्चर एंड मोरालिटी, एंड ऑफन सॉट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। तो देखिए पॉलिटिक्स के बारे में होता था, कल्चर के बारे में होता था, मोरालिटी के बारे में होता था, और क्या कोशिश करी जाती थी कि जो पब्लिक का ओपिनियन है उस पर थोड़ा असर डाला जा सके, उस पर थोड़ा इन्फ्लुएंस डाला जा सके। द पीरियोडिकल एसे वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कन्वर्सेशनल स्टाइल, विट एंड यूज ऑफ सटायर। और इसमें पीरियोडिकल एसे में एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी थी कि ज़्यादातर इसमें देखा जाता था कि कन्वर्सेशनल स्टाइल, यानी कि जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं, आपको वो पढ़ते हुए ऐसा ही लगेगा कि जो राइटर है वो आपसे कन्वर्सेशन यानी बातचीत कर रहा है। विट यानी कि थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होता था, एंड यूज़ ऑफ सटायर यानी हल्का सा हल्के फुल्की लैंग्वेज में वो लिखा जाता था, जैसे किसी पर कुछ व्यंग करना उसको हम बोलते हैं सटायर। तो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेशनल स्टाइल में है, जिस प्रकार से दो लोग आपस में बात करते हैं उस तरह से इसकी लैंग्वेज यूजुअली देखी जाती थी। नेक्स्ट है फॉर्मल एसे। अ फॉर्मल एसे इज अ टाइप ऑफ रिटन वर्क दैट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड इज रिटन इन अ फॉर्मल एकेडमिक स्टाइल। देखिए नाम में ही लिखा है कि फॉर्मल एसे, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। तो ये जो एसे था ये एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब इसी चैनल पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, उसमें मैंने इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन बताया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस बताया था आपको कि फॉर्मल लेटर वो होता है जिसमें आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, क्योंकि हम किसी औपचारिक कार्य के लिए वो लेटर लिख रहे हैं। मान लीजिए आपको
किसी स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ लिखना है, तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल यानी एक पर्सनल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते जो आप अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आपको उस लेटर में एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। वही हो गया यहाँ पे फॉर्मल ऐसे। आप ऐसे लिख रहे हैं लेकिन एक फॉर्मल ऐसे लिख रहे हैं, तो इस वजह से आपको एक प्रॉपर रूल फॉलो करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा ढांचा होगा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, वो एकदम स्ट्रिक्ट होगा। एंड इज़ रिटन इन अ फॉर्मल एंड एकेडमिक स्टाइल, और जो उसका प्रॉपर फॉर्मल या फिर एकेडमिक स्टाइल होगा उसी में वो लिखा जाता है। इट इज़ टिपिकली रिटन फॉर academic purposes such as for school assignment or exam and may address a specific topic or argument। जैसे स्कूल टाइम में आप लोग को याद होगा कि टीचर आपसे कहता होगा कि इस टॉपिक पर ऐसे कोई सा निबंध लिखिए, तो वहाँ पे क्या है, वो एकेडमिक पर्पस हो गया, यानी कि आपके स्कूल में आपके टीचर ने असाइनमेंट दिया या फिर आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का 15 नंबर का, तो वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक या आर्गुमेंट दिया जाता था कि आप इसके ऊपर लिखिए, अपने अपने विचार लिखिए। ऐसे का मतलब आप जो खुद सोचते हैं उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल ऐसे। The goal of a formal essay is to present information in a clear, concise and well organized manner। और फॉर्मल ऐसे लिखने का जो गोल है वो यही है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम प्रेजेंट करें तो वो एकदम क्लियर यानी साफ तौर पर हम उसको प्रेजेंट करें, कंसाइज यानी कि सटीक हो। इसमें हम स्टोरीज़ की तरह बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते कि अगर हमें कोई बात 2 लाइन में बतानी थी लेकिन थोड़ा अगर हम उसको लंबा करना है तो हमने 2 की जगह 4 लाइन में बता दी, ऐसा हम फॉर्मल एसेज में नहीं कर सकते। काफ़ी कंसाइज यानी हमें काफ़ी सटीक तरीके से ये लिखना होता है। एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और क्योंकि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है तो हमें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके इसको लिखना पड़ेगा। एक ऐसे लिखने की जो पूरी एक फॉर्मेट होता है कि स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, फिर बीच की जो बॉडी है उसमें मेन इन्फॉर्मेशन आपको क्या लिखनी है, फिर उसके बाद जब ऐसे ख़त्म होने वाला होता है तो कंक्लूजन हमें कैसे करना है उस ऐसे का। तो ये सारे हमें स्ट्रक्चर इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आता है पर्सनल ऐसे। A personal essay is a type of written work that allows the writer to express their personal opinions, feelings and experiences on a particular subject। अब देखिए पर्सनल ऐसे क्या बता रहा है कि इज अ टाइप ऑफ रिटन वर्क दैट अलाउज द राइटर टू एक्सप्रेस देयर पर्सनल ओपिनियंस। अब यहाँ पर क्या है कि जो राइटर है वो अपने पर्सनल ओपिनियंस, किसी भी चीज़ के बारे में जो उसकी राय है उसको एक्सप्रेस कर सकता है। फीलिंग्स यानी जो उसकी भावनाएं, या फिर एक्सपीरियंसेस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी उसके जो भी अनुभव रहे किसी भी चीज़ को लेकर उसके बारे में वो अपने पर्सनल अनुभव शेयर कर सकता है एक पर्सनल ऐसे में। अनलाइक अ फॉर्मल ऐसे, देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस जानेंगे कि फॉर्मल ऐसे और पर्सनल ऐसे में क्या अंतर है। अनलाइक अ फॉर्मल ऐसे, अ पर्सनल ऐसे इज रिटन इन अ मोर कन्वर्जेशनल टोन एंड मे कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द राइटर्स पर्सनल लाइफ। पर्सनल ऐसे में देखिए क्या होगा, जो टोन होगी वो थोड़ी सी कन्वर्जेशनल हो सकती है। कन्वर्जेशनल मतलब कन्वर्जेशन हम बोलते हैं बातचीत करना। तो जैसा मैंने आपको बताया था पीरियोडिकल ऐसे में राइटर्स यूज़ करते थे, वैसे ही पर्सनल ऐसे में भी राइटर्स यूज़ कर सकते हैं एक कन्वर्जेशनल टोन, जिससे कि पढ़ने वाले को लगे कि वो राइटर उससे डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। और इसमें क्या हो सकता है, एंड मे कंटेन एलिमेंट्स ऑफ राइटर्स पर्सनल लाइफ, क्योंकि एक पर्सनल ऐसे है तो यहाँ पर जब राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियंस के बारे में बातें शेयर कर रहा है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ से भी अगर चाहे तो कुछ एलिमेंट शेयर कर सकता है। द गोल ऑफ अ पर्सनल ऐसे इज टू कनेक्ट विद द रीडर बाय शेयरिंग द राइटर्स यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। देखिए हर एक इंसान के किसी भी चीज़ को आप अगर लेंगे तो उसमें यूनिक एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव होते हैं। मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स कहीं घूमने जाते हैं और फिर आपसे कहा जाए कि आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस एक एक अलग अलग पेपर पे लिखिए, तो दोनों का सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। भले ही आप दोनों लोग एक ही जगह पे गए, एक ही तरह से हर चीज़ को देखा, एक ही चीज़ जो भी आपने एक्सपीरियंस करा वो सेम करा, लेकिन जब आप उसे शेयर करेंगे कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव यानी अपना नज़रिया बताइए, तो फिर वो कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। तो इसी वजह से जब कोई भी इंसान एक पर्सनल ऐसे लिखता है तो आप भी अगर किसी चीज़ को लेके कोई ऐसे लिखेंगे एक पर्सनल ऐसे, तो फिर वो आपका यूनिक एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव ही होगा, क्योंकि किसी भी और इंसान का बिल्कुल सेम टू सेम एक्सपीरियंस या पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि राइटर अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सपेक्टिव को रीडर्स के साथ शेयर करे।
तो आई होप कि ये जो सातों टाइप्स ऑफ प्रोज हैं ये आपको समझ में आया होगा। आपके सिलेबस में यही 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए। और चाहे अब इसमें लॉन्ग आंसर में आ जाए या फिर शॉर्ट आंसर में आ जाए या किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सिंपल तरीके से और इतना टफ भी नहीं है। आप अगर जैसे हर एक पॉइंट के अगर नाम को भी समझ जाएंगे कि ट्रैवलॉग है यानी ट्रैवल से रिलेटेड है, पीरियोडिकल ऐसे यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो पब्लिश होते थे वो हो गए, फॉर्मल ऐसे वो भी नाम से पता चल रहा है, पर्सनल ऐसे, तो इतना टफ नहीं है। इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे और इसमें तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले दोबारा इस वीडियो को देख लें पूरा, तो आप दोबारा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि एग्ज़ाम में लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो भले ही रोज़ 1 या 2 या जितना भी आप कर सकते हैं कि रोज़ 2-2 आप याद करिए और इसको लिखिए। क्योंकि देखिए, ग्रेजुएशन में आप हैं तो आप हर चीज़ रट तो नहीं सकते, लेकिन समझने के बाद भी उसको आपको लिखना तो है ही। तो वो लिखने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत होती है। बाकी कोई भी अगर डाउट है आपको किसी भी पॉइंट के बारे में इस वीडियो से, या फिर आपके सिलेबस में कोई पॉइंट हो, या फिर कोई भी जनरली इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छे से मेहनत करिए, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट।